हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम विकास सोनी आईपी है और आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आईपी क्लासेस। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th का कंप्लीट फिजिक्स का कोर्स, जिसके अंदर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी थी। हमने उस वीडियो के अंदर स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 12 जो कि इलेक्ट्रिसिटी। हमने उस वीडियो के अंदर बात की इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, हमने उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ा, हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक से जाके वो वीडियोस जरूर देखें। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने लास्ट वीडियो के अंदर एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ लिया था, हम उसको जस्ट रिवाइज करेंगे और थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे किया जाता है। फिर बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, कैसे चार्ज फ्लो करता है वायर के इनसाइड। देन हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कंसेप्ट को, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और एट लास्ट पढ़ेंगे कि कैसे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है। ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा जो पहला टॉपिक है, जो कि है इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तो उसके फ्लो के रेट को हम इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, और मैथमेटिकली इसको लिखा जाता है I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। यहाँ पर I जो है वो सिंबल है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, Q चार्ज के लिए है और T टाइम के लिए है। यानी आप करंट को कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमने पढ़ा था जो करंट होता है उसका जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। हमने एम्पियर को भी डिफाइन किया था। 1 एम्पियर जो हुआ करता था होता था 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो करता था उस टाइम करंट को हम 1 एम्पियर कहते थे। उसके साथ साथ हमने डायरेक्शन की भी बात की थी कि अगर हम एक वायर की बात करें तो वायर के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, कि जो पॉजिटिव पार्ट है एटम का वो मूव नहीं करता, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन वही मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जिस तरफ मूव करते हैं करंट हम उसके अपोजिट कंसीडर करते हैं। करंट का जो डायरेक्शन है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट कंसीडर किया जाता था। तो ये सब चीजें हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ी थी। अब बात है कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है जिसको कहा जाता है एमीटर। तो एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक एमीटर का डायग्राम है। एक एमीटर कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर का टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और ये जो ब्लैक कलर में है ये इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। आप यहाँ पर स्केल भी देख सकते हैं इसका 0, 100, 200, 300, 400, 500 इस तरह से मार्किंग दी हुई है। और ये एक जो निडल है, ये निडल इंडिकेट करती है वैल्यू ऑफ करंट। जनरली जो करंट है आपको पता है एम्पियर में मेजर करते हैं। अगर करंट की वैल्यू स्मॉल है तो आप मिली एम्पियर में ही मेजर कर सकते हैं, माइक्रो एम्पियर में भी मेजर कर सकते हैं। और ये जो डायग्राम में आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आप देखें मिली एम्पियर लिखा हुआ है, इट मीन ये जो एमीटर है इससे हम जो करंट है वो मिली एम्पियर के अंदर मेजर करते हैं। एमीटर के लिए एक सिंबल भी यूज किया जाता है, आप देख सकते हैं एमीटर का सिंबल जस्ट एक सर्कल के अंदर कैपिटल ए लिखा जाता है। एमीटर के लिए इस तरह से आप बना सकते हैं, एक टर्मिनल पॉजिटिव और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव। एमीटर के अलावा एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, हालांकि इसके बारे में आप नेक्स्ट एक चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर के बारे में। आप देख सकते हैं बिल्कुल उसके जैसा ही इंस्ट्रूमेंट है दिखने में। यहाँ पर भी एक प्लस के टर्मिनल के लिए रेड वाला पार्ट है, यहाँ जो ब्लैक है वही अगेन नेगेटिव के लिए। इसमें भी एक स्केल दे रखा है, आप देख सकते हैं। गैल्वेनोमीटर जो है ये करंट सेंसिटिव डिवाइस है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इससे हम सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो निडल रहता है वो बिल्कुल मिडल में रहता है, और ये दोनों तरफ डिफ्लेक्शन शो करके करंट की रीडिंग बता सकता है। गैल्वेनोमीटर के लिए जो सिंबल है वो बिल्कुल एमीटर के जैसा है, एक सर्कल के अंदर G लिखा होता है, साथ में इस तरह से टर्मिनल, एक पॉजिटिव के लिए और एक नेगेटिव के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि करंट को मेजर कैसे करना है तो आपने एमीटर ही लिखना है, एमीटर का यूज किया जाता है। एक्चुअली गैल्वेनोमीटर को ही कन्वर्ट करके एमीटर में बदल दिया जाता है, यानी जो एमीटर होता है वो गैल्वेनोमीटर से ही बना होता है। एक एमीटर का यूज कैसे करते हैं, कैसे हम करंट को मेजर करेंगे।
सपोज दैट आपके पास एक सर्किट है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने एक बल्ब है उसको कनेक्ट कर रखा है, एक डीसी सप्लाई से एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इस बल्ब में कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस वायर में कितना करंट जा रहा है, तो आपने एमीटर को कनेक्ट कुछ इस तरह से करना है कि जो एमीटर हो वो सीरीज के अंदर हो, किसके, जिस भी आप अप्लायंस के अंदर करंट मेजर करना चाहते हैं। एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। किसके सीरीज में? जैसे इस बल्ब की करंट को मेजर करना है तो इसके सीरीज के अंदर एमीटर को कनेक्ट किया जाता है, ये आपने याद रखना है। एक आइडियल एमीटर क्या होता है? अगर एक एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस बिल्कुल भी ना हो, जीरो हो, यानी वो अपने में से करंट को पास इजीली होने दे, उसका बिल्कुल भी अपोज ना करे, उस केस में एमीटर को एक आइडियल एमीटर कहा जाता है। आप बोल सकते हैं कि एक एमीटर जिसका जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो, उसको आइडियल एमीटर कहा जाता है। बट इन रियलिटी ऐसा मिलना इम्पॉसिबल है, जीरो रेजिस्टेंस किसी भी चीज का नहीं होता। बट अगर हम किसी एमीटर के रेजिस्टेंस को रिड्यूस करते जाएं, जितना रेजिस्टेंस कम हो जाएगा उतना वो अच्छा एमीटर कहलाएगा। अब चलते हैं हमारे अगले कंसेप्ट पे, जो कि है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है इसको समझते हैं। हमने एग्जाम्पल में कंसीडर किया एक इलेक्ट्रिक बल्ब को, हमने उसको कनेक्ट किया एक सेल के साथ। आप देख सकते हैं सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, बल्ब के एक साइड को कनेक्ट किया नेगेटिव टर्मिनल से और दूसरी साइड को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल से। लेकिन हमने यहाँ पर रखा की को ओपन। अब मुझे बताएं कि जो बैटरी है वो उसका एक एंड इस बल्ब से कनेक्टेड है, दूसरा नहीं है, ये की ओपन होने की वजह से क्या ये जो बल्ब है वो ग्लो करेगा? तो बोलेंगे सर नहीं करेगा। और जैसे ही इस की को क्लोज कर दिया जाए, ये जो बल्ब है ये ग्लो करना स्टार्ट हो जाता है। क्यों स्टार्ट हो जाता है? क्योंकि इन दोनों केसेस में फर्क क्या है कि यहाँ पर ये जो सर्किट आप देख सकते हो, जिस सर्किट के अंदर आप देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, यहाँ पर एक सेल है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, लेकिन जो उसका पाथ है वो यहाँ से क्लोज नहीं था। और जैसे ही आपने पाथ को क्लोज किया, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो उस क्लोज पाथ के अंदर फ्लो होने लगा, कंटिन्यूसली फ्लो होने लगा, और जिसकी वजह से ये जो बल्ब ग्लो कर गया। यानी अगर आप चाहते हैं कि किसी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूटी में रहे, इलेक्ट्रिक करंट जो है कंटिन्यूस फ्लो करे, तो उसके लिए उस सर्किट का क्लोज होना जरूरी है। और इसी तरह से एक क्लोज एंड कंटिन्यूस को पाथ को ही हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंटिन्यूस और क्लोज पाथ होता है किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। जब इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूसली और एक क्लोज पाथ में मूव करता है तो उसको, उस क्लोज पाथ को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अब डायग्राम में फिर से देखें कि यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है, यहाँ पर एक बल्ब है, ये एक एमीटर है अगर हमें करंट को मेजर करना है, और यहाँ पर हमने एक की लगा रखा है। जैसे ही इस की को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सेल के इस पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की ओर दिखाते हैं, वो कंटिन्यूसली इस सर्किट के अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से ये जो बल्ब है वो ग्लो कर जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं उसका जो पाथ है वो क्लोज पाथ बन जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। इस चीज को, इस पाथ को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट दो तरह की हो सकते हैं। इस तरह का सर्किट जिसके अंदर कंटिन्यूटी ना हो, पाथ क्लोज ना हो, इस तरह की सर्किट को हम ओपन सर्किट बोलते हैं। और जो दूसरा डायग्राम आप देखें जिसके अंदर कंटिन्यूटी बनी रहती है, क्लोज हो जाती है पाथ, इस तरह के सर्किट को हम क्लोज्ड सर्किट बोलते हैं। आपने ध्यान देना है कि ओपन का मतलब कि उसके अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा, और सर्किट क्लोज का मतलब उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। यानी सर्किट जब क्लोज होगा उस टाइम पर उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। किसी मेटेलिक वायर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो कैसे होता है? हमने एग्जांपल में ये कंसीडर किया एक मेटेलिक वायर को। मेटेलिक वायर सॉलिड है, हमें पता है, उसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं और उनकी जो डेंसिटी है काफी हाई होती है, और मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो हमने कंसीडर किया कोई भी एक इलेक्ट्रॉन। तो जब हम किसी मेटेलिक वायर को किसी बैटरी से या किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट ना करें, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनका जो मोशन है वो रैंडम मोशन होता है। रैंडम मोशन का मीन वो अपनी एक जगह पे नहीं रहते, जब वो मूव करते हैं तो रास्ते में आने वाले किसी और एटम से या किसी इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, कोलिजन करते हैं, जिनकी वजह से उनका जो पाथ है वो स्ट्रेट नहीं रहता। कोलिजन की वजह से जो उनका जो पाथ है वो कुछ इस तरह से जिग जैग पाथ होता है, और कहीं ना कहीं कोलिजन करते करते वो वापस वहीं उसी पोजीशन के आसपास रह जाते हैं, जिनकी वजह से उनका कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। यानी वो इलेक्ट्रॉन कुछ खास मोशन नहीं करते, अपने क्रिस्टल लैटिस के अंदर ही घूमते रहते हैं।
अगर मैं बात करूं उसके मोशन की, तो जो इसका जो मोशन है वो किस तरह का मोशन है, जिगजैग मोशन है। क्यों है? क्योंकि वो बार बार क्या करता है, कोलाइड करता है किसके साथ, उस मेटल के अंदर, उस वायर के अंदर जो प्रेजेंट अदर एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयंस होते हैं, उनके साथ। इस तरह से एक वायर के अंदर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्चुअली मूव किया ही नहीं। लेकिन जैसे ही एक मेटेलिक वायर को हम कनेक्ट करते हैं किसी बैटरी या सेल से, जैसे मैंने एक बैटरी या एक सेल कंसीडर किया, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, हमने इस वायर के एक एंड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और दूसरे एंड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। इसकी वजह से ये जो वायर है, इसका ये जो साइड है ये पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, और ये जो दूसरा साइड है आप देख सकते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स भी आपको पता है नेगेटिव चार्ज होते हैं, उनको रिपेल करता है, और इसी तरह से जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। यानी इस बार ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे एक नेट आउटवर्ड फोर्स, इस तरफ एक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो जिगजैग मोशन तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जिगजैग मोशन के बावजूद भी उसका कुछ नेट डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी वो अपनी उस जगह पे नहीं रहता, उससे थोड़ा सा आगे निकल जाता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो उस वायर के अंदर एकदम स्ट्रेट ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रॉन अपने क्रिस्टल लैटिस के अंदर, अपने एटम के अंदर कुछ जगह तक आगे मूव करता है, और इस तरह से वो मोशन करता है। इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी वायर के अंदर स्ट्रेट ट्रेवल करके नहीं जाते, वो सिर्फ कुछ डिस्टेंस तक ही आगे बढ़ते हैं। इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन है आगे बढ़ा, ये जो इलेक्ट्रॉन है फिर फर्दर अपनी एनर्जी को आगे किसी और इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देगा। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मोशन होता है किसके अंदर, एक वायर के अंदर। अगर मैं यहाँ बात करूँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, जिनमें सबसे पहली टर्म है ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड। अगर आप इलेक्ट्रॉन के मोशन को देखें तो जो इलेक्ट्रॉन है वो जिगजैग पाथ में आगे मूव करता है, उसकी स्पीड की एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, वो एक्चुअल में आगे की तरफ खिसक रहा है। आपको लगा हो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आगे मूव किया, फिर उसके बाद यहाँ से आगे इस तरह मूव किया, फिर यहाँ से यहाँ मूव किया, यानी एक तरह का इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट हो रहा है। और ये जो इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट है इसकी जो स्पीड की वैल्यू होती है, ये मेटल्स के लिए अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीमीटर पर सेकेंड होती है। यानी हर 1 सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट है, इलेक्ट्रॉन जो आगे बढ़ता है वो कितना आगे बढ़ता है, 1 मिलीमीटर आगे बढ़ता है। फिर आप पूछेंगे सर कि अगर इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड के अंदर 1 मिलीमीटर डिस्टेंस ही आगे ट्रेवल करता है, तो अगर हमारे घर के अंदर एक ट्यूबलाइट जो है वो एक दीवार पे जो लगी है काफी दूर है, जैसे ही हम बटन को ऑन करते हैं उसमें जो लाइट है वो एकदम ग्लो कर जाती है। लेकिन अगर आप ड्रिफ्ट स्पीड की बात करें तो इसकी वैल्यू तो बहुत कम है। इस स्पीड को देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करने में बहुत ज्यादा टाइम लगना चाहिए। किसी भी अप्लायंस को जैसे ही ऑन करते हैं उसके अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी एकदम से फ्लो करने लग जाती है। ऐसा क्यों है उसको हम जानते हैं। एक्चुअल में जैसे ही हम किसी भी अप्लायंस के लिए जब बटन को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन उस टर्मिनल से, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर मैंने एक ही लगाया, जैसे इसको ऑन किया इलेक्ट्रॉन इस साइड से चल के नहीं जाते, उस मेटेलिक वायर के अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूव करते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन एनर्जी पास करते हैं एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे को, और उसका इलेक्ट्रॉन का एनर्जी को पास करने की जो स्पीड होती है, उसका जो ट्रांसमिशन का जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है। यानी इलेक्ट्रॉन कभी भी वायर के अंदर खुद एक एक साइड से यानी एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं जाते, वो जस्ट अपनी एनर्जी को पास करते हैं, और वो जो एनर्जी को पास करने का जो स्पीड है, जो रेट है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट के जितना। इसीलिए आप कितनी भी दूर हो, जैसे ही आप अप्लायंस के लिए बटन को ऑन करते हो वो अप्लायंस उसी टाइम ग्लो कर जाता है या वर्किंग स्टार्ट कर देता है। तो हमने अभी तक इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, हमने बात की इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो की बात की एक वायर के इनसाइड। अब हमारा जो क्वेश्चन है कि वाई करंट फ्लोज, अब किसी भी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्यों होता है, उसका एक्चुअल रीजन क्या है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 बकेट्स हैं, 2 बाल्टी या 2 कंटेनर हैं, उसको हमने एक पाइप से कनेक्ट किया,
आप देख सकते हैं कि दोनों कंटेनर्स के अंदर जो लिक्विड का लेवल है, आप देखिए लिक्विड का जो लेवल है वो इक्वल है, जिसकी वजह से इस पाइप के अंदर जो पानी है, जो वाटर है, उसका फ्लो नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। लेकिन जैसे ही हम कंटेनर नंबर 2 को कुछ हाइट पे ले जाएं और कंटेनर नंबर 1 को एज इट इज रहने दें, तो आप देखेंगे कि ये जो कंटेनर नंबर 2 है ये हाई प्रेशर पे हो गया और जो कंटेनर नंबर 1 है उसके कंपैरिजन में लो प्रेशर में है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक जो वाटर है वो पहले कंटेनर से किसके अंदर, दूसरे कंटेनर में मूव करेगा। यानी ये जो पाइप देख सकते हैं इसके अंदर फ्लो ऑफ वाटर स्टार्ट हो गया। जिस तरह से इसके अंदर पानी का फ्लो हुआ, क्या मेटेलिक वायर्स के अंदर भी ऐसा फिनोमिना है? क्या उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ इसी तरह से ही मूव करता है? इसको समझते हैं एक और एग्जांपल से। इस तरह का झूला तो आप सबने देखा होगा, इवन आपने इसको बचपन में एंजॉय किया होगा। चलो मानते हैं हमारे पास एक बॉल है, मैंने इस जगह पर एक बॉल को रखा, इस स्लाइड भी इस जगह पर। जैसे ही मैं इसको जोड़ता हूँ, ये जो बॉल है वो अपने आप नीचे की तरफ मूव करती है, यहाँ पर ये जो बॉल है वो आ जाएगी। आप देखिए कि इस बॉल का मोशन हुआ इस जगह से इस पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक। यानी यहाँ पर जब भी आप किसी बॉल को इस जगह पर, इस प्लस वाली जगह पर रखते हो, वो बॉल हमेशा नीचे की ओर नंबर 2 की तरफ जाएगी ही जाएगी। आप कुछ ऐसे ही समझिए कि एक मेटल का वायर है, अगर हम बॉल की जगह इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करें तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी मेटेलिक वायर्स के अंदर होता है। अब अगर हम चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअसली फ्लो हो, इस बॉल का कंटिन्यूअसली फ्लो हो, तो ये जो बॉल नीचे नंबर 2 पॉइंट पे है इसको वापस यहाँ पहुँचाना पड़ेगा हमें। जब इसको यहाँ पर इस जगह पे रखेंगे, अगेन वो नीचे इस तरफ स्लाइड करेगा, यहाँ नंबर 2 पे आएगा, फिर हम इसको उठा के यहाँ पर रखेंगे। इस तरह से ये जो बॉल है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूअसली मूव करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो ये काम करता है, जो इलेक्ट्रॉन को या फिर इस बॉल को नंबर 2 पॉइंट से नंबर 1 पॉइंट तक लेके जाता है। ये जो एक्सटर्नल सोर्स होता है ये कुछ अलग नहीं कि सेल या बैटरी ही होता है। सेल या बैटरी का काम भी कुछ इसी तरह से होता है, जो इलेक्ट्रॉन की कंटिन्यूटी को बनाए रखता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। तो अब बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट है क्या। तो हमने कंसीडर किया एक चार्ज, हमने एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया। अब आप देखें इसके आसपास मैंने कुछ लाइनें ड्रॉ की हैं, लाइनें जस्ट उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पर है, कुछ ए पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पर अगेन एक प्लस का चार्ज रखता हूँ, सपोज दैट उस चार्ज की वैल्यू मैंने क्यों लिखी, तो आप देखेंगे कि ये जो प्लस वाला, ये जो मेन चार्ज है, ये इस ए पॉइंट पे रखे हुए प्लस के चार्ज को बाहर की ओर रिपेल करता है। ये जो चार्ज है ये बाहर की ओर मूव करेगा, यानी इसके पास कुछ एबिलिटी होगी वर्क डन करने की। अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो चार्ज है इनिशियली कहीं बहुत दूर इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, तो अगर मैं आपको बोल दूं कि उस चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर इस ए पॉइंट तक लेके आना है, अब सोचो जरा, जब आप उस चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लेके आते हो तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, यानी उस चार्ज को इस ए पॉइंट तक लाने के लिए आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो यही जो वर्क डन करते हैं किसी भी एक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में, उस वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक अगर आप एक चार्ज को लेके आते हो तो जो आपने वर्क डन किया उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। अगर हम इसके सिंबल की बात करें, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है V से। अब देखिए मैं इस ए पॉइंट के पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, तो ये पोटेंशियल ए पॉइंट का तो मैंने लिखा VA। तो जो VA होगा वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, ये चार्ज नीचे जो लिखा क्यों, ये कौन सा चार्ज है, ये वो चार्ज है जिसको हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ये किसी पॉइंट ए के लिए है। इसी तरह से अगर मैं किसी दूसरे पॉइंट बी के लिए, मान लीजिए बी पॉइंट है, इसके लिए भी पोटेंशियल डिफाइन करना चाहूँ, तो जो पोटेंशियल होगा बी पॉइंट के लिए वो क्या होगा, वर्क डन, जो आप उस चार्ज को इन्फिनिटी से बी तक लाने के लिए करते हो। तो मैंने यहाँ लिख दिया वर्क डन जो मैंने इन्फिनिटी से बी तक किया, किसको, किसी क्यू चार्ज को लाने के लिए। इस तरह से आप किसी भी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हो। तो कंक्लूजन क्या निकला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअल में है क्या, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअल में किसी यूनिट चार्ज के लिए वर्क डन की वैल्यू है। आइए इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए ये एक प्लस का चार्ज है
हमारे पास, और एक हमारे पास और प्लस का चार्ज है जिसकी वैल्यू है 2 कूलम, और ये बहुत दूर किसी इन्फिनिटी पॉइंट पे पड़ा है और हमें इसको यहाँ पर एक पॉइंट ए पे लेके आना है। तो यहाँ पर इसको जब लेके आए तो मान लीजिए हमें वर्क डन करना पड़ा 100 जूल का। देखिए जो ये 100 जूल का वर्क करना पड़ा, ये हमें 2 कूलम चार्ज को लाने के लिए करना पड़ा। तो मैं आपसे बोलूं कि हर एक कूलम के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, तो आप क्या करेंगे, आप 100 जूल को डिवाइड करेंगे 2 कूलम से, तो आपके पास कुछ वैल्यू आएगी 50 जूल पर कूलम, यानी हर एक कूलम को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए आपको 50 जूल वर्क डन करना पड़ता है। तो इसी वैल्यू को पोटेंशियल कहा जाता है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या हुआ, 50 जूल पर कूलम। ठीक है, इस तरह से एक एग्जांपल और देखते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास कोई पॉइंट बी है जो कि ए से भी आगे है, तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए वर्क डन जब चार्ज को लाने के लिए किया गया वो आप मान लीजिए 150 जूल है, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल जो बी पॉइंट को होगा होगा वर्क डन, तो उसको लाने के लिए वर्क डन कितना था 50 जूल, 150 जूल था, डिवाइड बाय चार्ज, चार्ज तो 2 कूलम ही लेके डिवाइड बाय 2 कूलम, तो ये आया 75 जूल पर कूलम। इस तरह से पोटेंशियल की वैल्यू हमें इंडिकेट करती है वर्क डन की वैल्यू, हमें ये बताती है कि चार्ज को जब आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आते हो तो उसको लाने के लिए कितना वर्क डन किया गया, यही इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी आपको इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसी के साथ साथ जो इसका एसआई यूनिट है, जो इसका मेन मेजरिंग यूनिट है वो है वोल्ट, ये एक साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया था, वोल्ट कैपिटल वी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। डिफाइन करते हैं कि 1 वोल्ट होता कितना है, तो अभी आपको फॉर्मूला ध्यान हो, हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा, पोटेंशियल होता है वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। आपको कहा जाए कि अगर किसी भी केस के अंदर किसी चार्ज को लाने के लिए 1 जूल वर्क हुआ और चार्ज 1 कूलम है, तो उस केस में जो पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट होगा। तो यहाँ से हम डेफिनेशन लिखते हैं किसकी, 1 वोल्ट की। तो if 1 joule work is done in moving a charge of 1 coulomb from infinity to a particular point, then electric potential at that point is 1 volt। अगर आपने 1 जूल वर्क किया किसी 1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में, तो उस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट होगा, यानी 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल डिवाइड बाय 1 कूलम। वोल्ट जो होता है वो जूल पर कूलम भी लिखा जा सकता है, आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। याद कीजिए एक इलेक्ट्रिक सेल को आप इलेक्ट्रिक सेल कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक आप इस तरह से बड़ा टर्मिनल दिखाते हैं, एक छोटा टर्मिनल दिखाते हैं। एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है, ये जो बड़ा टर्मिनल होता है इसका मीनिंग होता है हायर पोटेंशियल, यानी ये जो साइड है ये हायर पोटेंशियल पे होती है, ये जो छोटा साइड होता है ये होता है लोअर पोटेंशियल के लिए, यानी यहाँ का जो पोटेंशियल है वो कम है। वैसे होगा क्या, अगर मैं आपको कंसीडर करता हूँ एक वायर का एग्जांपल, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, अगर आप इसकी एक साइड को इससे कनेक्ट करते हैं, दूसरी साइड कुछ इस तरह से यहाँ कनेक्ट करते हैं, तो आप देखें कि इस वायर के एक साइड के अंदर पोटेंशियल हाई हो गया और एक साइड में जो है पोटेंशियल लो हो गया। तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस इलेक्ट्रॉन का इस वायर के अंदर फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अभी हमने बात की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करते थे किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू होती थी वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हुआ करती थी। लेकिन अगर हम बात करें कि दो अलग अलग पॉइंट्स के लिए जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। या फिर एक तरह से और बोलूं कि मान लीजिए ये पॉइंट कोई ए पॉइंट है और ये पॉइंट हमारे पास बी पॉइंट है, तो हमें पता है कि इस बी पॉइंट का अपना अलग पोटेंशियल है, इस ए पॉइंट का अपना अलग पोटेंशियल है। तो जब किसी एक चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव किया जाता है तो उस केस में जो वर्क डन किया जाता है पर यूनिट चार्ज, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। तो ये क्या हुआ, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसको जनरली आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं VAB, यानी हम बात कर रहे हैं ए और बी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की, तो इसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है वर्क डन जो हमने चार्ज को बी से ए तक लाने में किया डिवाइड बाय चार्ज, या फिर इसको लिखा जा सकता है पोटेंशियल
ए पॉइंट का माइनस पोटेंशियल एट बी पॉइंट का। देखिए हम चार्ज को बी से ए लेके आए, तो जो ए पॉइंट का पोटेंशियल है उसमें से अगर मैं बी पॉइंट के पोटेंशियल को माइनस कर दूं, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। जनरली इसको हम वी से ही लिख देते हैं और इसी के लिए भी फॉर्मूला हम सिंपली इसको डब्ल्यू बाई क्यू लिख देते हैं। देखिए अब जनरली हम कंफ्यूज रहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले से, तो दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है। क्या डिफरेंस है फिर इनके अंदर? पोटेंशियल एक पॉइंट के लिए डिफाइन होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल्स के डिफरेंस के लिए होता है। इसका भी वही यूनिट होगा, वोल्ट इसका यूनिट है। और जिस तरह से हमने वहां पर वोल्ट को डिफाइन किया, यहाँ पर भी वोल्ट को कुछ उसी तरह से डिफाइन करते हैं। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मिलता कहाँ से? अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, कोई वायर है, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे, तो हमें उसके लिए चाहिए होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और वो हमें कहाँ से मिलता है? तो हमें वो मिलता है किसी सेल से या किसी बैटरी से। तो सेल या जो बैटरी है इसका काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना। भी जस्ट मैं आपको बताया था कि एक जो सेल है आप देखते हैं कि उसके एक टर्मिनल कुछ इस तरह से होता है और एक इस तरह से होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। तो किसी भी सेल या बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल का मीन होता है कि ये वो पॉइंट है जिसका जो पोटेंशियल है वो क्या होता है? हाई होता है, ये हायर पोटेंशियल पे होता है। और नेगेटिव का मीन ये जो पॉइंट होता है, ये जो साइड होती है, ये लोअर पोटेंशियल वाली साइड होती है। इस तरह से इस सेल के दोनों तरफ पोटेंशियल का कुछ डिफरेंस है, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने के काम आता है। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी वही मेंटेन रखती है इसके पोटेंशियल को कम और इसके पोटेंशियल को ज्यादा। एक सेल तब तक काम करता है जब तक उसके अंदर का जो केमिकल है वो यहाँ के पोटेंशियल को लोअर मेंटेन रखे और यहाँ के पोटेंशियल को हायर। जब एक सेल की एनर्जी कम होने लग जाती है उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें उतना नहीं मिलता जितना स्टार्टिंग में हुआ करता है। एक सेल बैटरी से किस तरह से अलग है? एक सेल और एक बैटरी में फर्क है। देखिए इस तरह आप सबने देखा होगा हमारे घरों के अंदर जो वॉचेस होती हैं, दीवार घड़ी जो होती है उसके अंदर सेल यूज होता है, रिमोट कंट्रोल्स के अंदर सेल यूज होता है। आप सबने देखा होगा इस तरह से एक जो टर्मिनल होता है वो उसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो दूसरा होता है वो कुछ नेगेटिव टर्मिनल होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। आप उसको रिप्रेजेंट करते हो कुछ इस तरह से, जो बड़ा टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव के लिए और जो छोटा होता है उसको नेगेटिव के लिए यूज करते हैं। बैटरी एक्चुअल में होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जब एक से ज्यादा सेल्स को कंबाइन कर दें उस कॉम्बिनेशन को बैटरी कहा जाता है। हमें कई बार जो सेल के पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू हमें वो ज्यादा चाहिए होती है या सेल से जो करंट मिलता है उसकी वैल्यू ज्यादा चाहिए, उस केसेस के अंदर हम सेल्स को कंबाइन करते हैं और उनके कॉम्बिनेशन को ही हम बैटरी बोल देते हैं। बैटरी जनरली 2 या 3 या 4 उससे ज्यादा सेल से मिलके बना होता है। उसके लिए हम सिंबल यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। देखिए ये एक सिंगल सेल के लिए सिंबल था और ऐसे बहुत सारे सेल लगे हो सकते हैं 2 3 4। तो इस तरह का जो कंबाइंड सिंबल हुआ वो बैटरी का सिंबल होता है। कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है? क्या इलेक्ट्रिक करंट को जैसे मेजर करने के लिए एमीटर का यूज करते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए भी कोई इंस्ट्रूमेंट होता है? बिल्कुल हाँ। एक इंस्ट्रूमेंट जिसका हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए उसको वोल्ट मीटर कहा जाता है। तो वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में वोल्ट मीटर बिल्कुल अमीटर जैसा है। इसके भी दो टर्मिनल है, पॉजिटिव के लिए रेड कलर वाला साइड रहता है, ये नेगेटिव के लिए ब्लैक कलर का साइड है। आप देख सकते हैं इसके अंदर भी मार्किंग है, स्केल बना हुआ है, वी लिखा हुआ है, इससे बड़ा आसानी से पहचान सकते हैं कि एक वोल्ट मीटर है। यहाँ पर आप एक नीडल देख सकते हैं, जब इसको कनेक्ट करेंगे जो नीडल है डिफ्लेक्ट होगी और इससे हम बता देते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी कितनी वैल्यू है। ध्यान दीजिए ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को ही मेजर करता है। इसका जो सिंबल होता है वो होता है V। आप देख सकते हैं एक सर्कल के अंदर V लिखा हुआ है और इस तरह से दो साइड में टर्मिनल्स बना दिए गए। ये सिंबल होता है वोल्ट मीटर का। इसके अलावा आपने देखा हो कभी मार्केट में इस तरह का भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको मल्टीमीटर कहा जाता है। मल्टीमीटर कहा जाता है। इस मल्टीमीटर की हेल्प से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इट मीन आप इससे करंट को भी मेजर कर सकते हैं, इससे पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस को मेजर करने के भी काम आता है, इसीलिए बहुत सारे काम करता है, इसलिए इसको मल्टीमीटर भी कहा जाता है। तो हमारा जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो वोल्टमीटर ही होगा जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं।
अब बात आती है कि वोल्ट मीटर यूज कैसे होता है। तो एक वोल्ट मीटर को हमेशा कनेक्ट किया जाता है पैरेलल के अंदर। जिस भी इंस्ट्रूमेंट के पोटेंशियल डिफरेंस को, जिस भी दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, वहां पर पैरेलल में वोल्ट मीटर यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक सर्किट है, ये एक्स वाई पॉइंट है, आप देख सकते हैं कि हमने इसको कनेक्ट किया एक बैटरी से, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। तो हम चाहते हैं कि ये जो हमारे पास एक्स वाई पॉइंट के बीच में ये जो कोई इंस्ट्रूमेंट है, हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। हमें ये मेजर करना है कि इसके इस साइड में और इस साइड में एक पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है। तो हमने इसके बिल्कुल पैरेलल के अंदर वोल्टमीटर को कनेक्ट किया। हमने वोल्टमीटर की एक साइड को एक्स पॉइंट से कनेक्ट किया, वोल्टमीटर की दूसरी साइड को वाई पॉइंट से कनेक्ट किया। इस तरह से जो वोल्टमीटर है इस अप्लायंस के बिल्कुल पैरेलल में कनेक्ट हो गया और इस तरह से हम इसके पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। एक आइडियल वोल्टमीटर क्या होता है? ऐसा वोल्टमीटर जिसका जो रेजिस्टेंस है बहुत ज्यादा हो, इन्फिनिटी हो, उसको हम आइडियल वोल्टमीटर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होने की वजह से जैसे आप इसको अप्लायंस को कनेक्ट करोगे, उस सर्किट से जो करंट फ्लो करता है, वो जो करंट है वो वोल्टमीटर में से पास नहीं होगा। सारा का सारा करंट जो है उसी अप्लायंस में से पास होगा जिसके पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर कर रहे हैं। इस तरह से जो रीडिंग है वो एक्यूरेट आएगी। इसलिए एक आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होता है? इन्फिनिटी कंसीडर किया जाता है। लेकिन एक्चुअल में इन्फिनिटी रेजिस्टेंस ऑब्टेन करना भी बहुत मुश्किल होता है। जनरली अगर जब वोल्टमीटर को बनाया जाता है कि हमारी कोशिश रहती है कि रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो। तो आज की वीडियोस के अंदर हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े, हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए, जिनमें हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट को ही रिवाइज किया था। फिर हमने पढ़ा कि करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं। हम यूज करते हैं एमीटर का, जो कि सीरीज के अंदर कनेक्ट किया जाता है। उसके साथ साथ गैल्वेनोमीटर की भी बात की। गैल्वेनोमीटर भी एक डिवाइस है जिससे हम करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, बट लिमिटेशन क्या था कि वो सिर्फ सेंसिटिव होने की वजह से थोड़े करंट को ही मेजर कर सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा कैसे चार्ज फ्लो करता है किसी मेटेलिक वायर के अंदर, जिसके अंदर हमने पढ़ा ड्रिफ्ट स्पीड का कंसेप्ट। तो बताना चाहूँ किसी मेटल के लिए, नॉर्मल कंडक्टर के लिए ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू 1 मिलीमीटर पर सेकंड के आसपास होती है। उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट। बात की पोटेंशियल होता क्या है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है। तो किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज की वैल्यू को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट हमने पढ़ा कि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, या फिर एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन करते हैं सेल की हेल्प से या बैटरी की हेल्प से। हमने पढ़ा सेल के कॉम्बिनेशन को हम बैटरी बोलते हैं। उसके साथ साथ हमने बात की कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर का यूज किया जाता है। और एट लास्ट हमने बात की आइडियल वोल्टमीटर की कंडीशन कि आइडियल वोल्टमीटर के लिए जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको और वीडियोस मिलती रहें। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। स्टे एट होम, स्टे सेफ।